तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने एग्रीकल्चर चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्या स्टार्ट करना है बेटा? आज हमें स्टार्ट करना है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का लेक्चर नंबर 1 बाय इंजमाम सर। ठीक है बेटा, तो आज हमें क्या स्टार्ट करना है बेटा? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करना है बाय इंजमाम सर, यानी कि स्वयं मेरे द्वारा। अब देखिए बेटा, दो चीजों के बारे में आप स्टार्टिंग में समझिए। एक होता है बेटा जेंडर और एक होता है बेटा हमारा क्या, सेक्स। अब दोनों में डिफरेंस अगर आप समझेंगे बेटा, तो सेक्स जो चीज है बेटा वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और जेंडर जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा? वो एक सोसाइटल प्रोसेस है। समझ में आ गया बेटा? सेक्स जो चीज है बेटा वो क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जेंडर जो है बेटा वो क्या है? एक सोसाइटल प्रोसेस है। यानी कि इसमें कुछ वो क्रोमोसोम्स का मसला होता है ना बेटा। हालांकि मुझे इतनी बायो का नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ क्रोमोसोम्स का कुछ होता है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई मेल या फीमेल पैदा होता है। लेकिन जेंडर जो है वो सोसाइटल प्रोसेस है। सर कैसे? क्योंकि जेंडर के आधार पर जितने भी डिवीजन किए जाते हैं बेटा वो सोसाइटी के जरिए क्रिएट किए गए हैं और ये बदले जा सकते हैं, ये चेंजेबल है, इन्हें बदला जा सकता है। लेकिन सेक्स जो है वो अनचेंजेबल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब चीजें बदल सकती है, मेल फीमेल हो सकता है, फीमेल मेल हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन ये फिर भी मोटा मोटा देखा जाए तो एक तरीके से अनचेंजेबल प्रोसेस होता है। समझिए बेटा, सोसाइटी की नजर में जेंडर और सेक्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सोसाइटी की नजर में है, अपन पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअली हमें पता है कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्रोमोसोम से कुछ इसमें मसला होता है और ये बदला नहीं जा सकता। लेकिन जेंडर जो है वो सोसाइटल प्रोसेस है, यानी कि सोसाइटी इसे क्रिएट करती है और इसे बदला जा सकता है, क्योंकि जेंडर के आधार पर जो डिवीजन क्रिएट किए जाते हैं वो सोसाइटी क्रिएट करती है। लेकिन सोसाइटी की नजर में जेंडर और सेक्स दोनों चीजें सेम है, इसलिए उन्हें लगता है कि जेंडर के अंदर भी बदलाव नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि उनकी नजर में जेंडर और सेक्स दोनों क्या है बेटा? सेम ही है। इसलिए सोसाइटी को ऐसा लगता है कि जो जेंडर के आधार पर डिवीजन हम करते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसी को हम मोटा मोटा क्या समझेंगे बेटा, चैप्टर के अंदर समझेंगे। उसके बारे बाद हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे कि धर्म क्या है, धर्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं बेटा। ठीक है, किस तरीके से रिलीजन से रिलेटेड एक कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी सर्कुलेट करती है जो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही नहीं है। और फिर हम कास्ट के बारे में बात करेंगे बेटा, जिसे हम जाति बोलते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे कास्ट के बारे में क्या मसला है, कास्ट हिरार्की क्या होती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या होती है और कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। तो देखिए, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए बेटा, लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये एक फॉर्म है बेटा हिरार्कल सोशल डिवीजन का। देखो याद रखना बेटा, सोसाइटी ने बना रखा है, जो हर जगह देखने को मिलता है, बट इट्स रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन हम इसे पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही रेयरली रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि जेंडर जो टॉपिक है वो बायो से रिलेटेड है, लेकिन हम इसे पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेशन है। देखिए, द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। मैंने क्या बताया बेटा, सोसाइटी को ऐसा लगता है कि जो जेंडर के आधार पर डिवीजन होता है वो नेचुरल है और अनचेंजेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि सोसाइटी की नजर में जेंडर और सेक्स क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। लेकिन देखिए, हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी पे तो बेस्ड है ही नहीं, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। इसको लेकर क्या है बेटा, सोसाइटी ने कुछ एक्सपेक्टेशंस और कुछ स्टीरियोटाइप्स यानी कि कुछ विचारधाराएं क्या कर रखी है बेटा, बना रखी है। इसलिए सोसाइटी को लगता है कि जेंडर के आधार पर जो हम डिवीजन करते हैं वो बदले नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, एक सोसाइटल प्रोसेस है, तो इसे बदला जा सकता है। क्लियर है बेटा? अब आगे देखिए, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। अब ये पब्लिक प्राइवेट डिवीजन क्या है? तो देखिए, समझिए इसको। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। लड़का और लड़की को जब बड़ा किया जाता है बेटा, तो उनके दिमाग में ये थोप दिया जाता है कि जो वुमेन की जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर का काम संभालने की है और बच्चों को पालने पोसने की है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को हम समझते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जिसे सेक्स के आधार पर जो लेबर को डिवाइड किया जाता है। जैसे
मोस्टली फैमिलीज के अंदर बेटा वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग। अब इनसाइड द होम प्राइवेट जितने भी काम हो रहे हैं, घर की चार दीवारी में जितने भी काम हो रहे हैं, वो वुमेन्स के जरिए किए जाएंगे, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, क्लोथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एटसेट्रा। और मैन जितना भी होगा बेटा वो आउटसाइड के काम करेगा, यानी कि पब्लिक के जितने भी अफेयर्स के काम होंगे वो सारे के सारे मैन के जरिए किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैन जो है घर का काम नहीं कर सकते, लेकिन उनको लगता है कि जो घर का काम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है बेटा, वुमेन्स के लिए बना है। इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि पुरुषों को ऐसा लगता है, पुरुष ऐसा नहीं कि घर का काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिमाग में आइडियोलॉजी सेट कर दी गई है सोसाइटी के जरिए कि घर से रिलेटेड जो काम है वो किसके जरिए किए जाएंगे बेटा, महिलाओं के जरिए ही किए जाएंगे। और जब इन कामों के लिए पुरुष को बाहर पैसा मिलता है तो मैन जो है इन कामों करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे काफी सारे आपने टेलर्स और कुक देखे होंगे बेटा होटल्स में जो मैन है, ठीक है। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। ऐसा नहीं है कि महिलाएं घर के बाहर काम नहीं करती है। जैसे गांव के अंदर देख लो बेटा, वुमेन्स बहुत दूर दूर जाती है पानी कलेक्ट करने के लिए, फ्यूल वूल कलेक्ट करके लेके आती है, जमीनों पर काम करती है। अर्बन एरियाज में जो है बेटा पुअर वुमेन जो है दूसरों के घरों पर डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती है, झाड़ू पोछा वगैरह ये सब करती है। मिडिल क्लास जो वुमेन है वो ऑफिस में काम करती है। लेकिन याद रखो बेटा, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द वुमेन कहीं ना कहीं पे पेड वर्क कर रही है बेटा डोमेस्टिक लेबर के साथ साथ, लेकिन उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है सोसाइटी के जरिए। यानी कि महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। काफी ज्यादा मात्रा में महिलाएं जो है लार्ज सेक्टर पे बाहर भी काम कर रही है, एज वेल एज डोमेस्टिक काम भी कर रही है, लेकिन उनके कामों को वैल्यू नहीं दी जाती, उनके कामों को रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है। ये हमारी सोसाइटी का ड्रॉबैक होता है। अब आगे देखिए रिजल्ट क्या आता है बेटा इस डिवीजन ऑफ लेबर का बेटा, कि वुमेन जो है, वुमेन कंसीडर हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स मिनिमल मोस्ट सोसाइटीज। तो वुमेन का क्या है बेटा, पब्लिक लाइफ में रोल बिल्कुल मिनिमल हो जाता है, स्पेशली पॉलिटिक्स में बेटा और सोसाइटी में भी। पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ जो मैन है बेटा वही पार्टिसिपेट करेगा पब्लिक अफेयर्स में, वोट देगा और कॉन्टेस्ट करेगा पब्लिक ऑफिस के लिए। तो लगातार ये जो जेंडर इश्यूज है ये पॉलिटिक्स में उठाए गए। वुमेन जो है बेटा दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में बेटा ऑर्गेनाइज होती गई बेटा और इक्वल राइट्स के लगातार डिमांड करते गए, ठीक है। और ये जो डिमांड थी बेटा अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग थी बेटा, और मेन डिमांड थी बेटा कि महिलाओं को क्या दिए जाए बेटा, वोटिंग राइट्स दिए जाए, यानी महिलाओं को भी इक्वली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। इस तरीके की डिमांड महिलाओं के जरिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से की जा रही है। क्लियर है बेटा? अब आगे देखिए, These agitation demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational career opportunities। और इनका मेन डिमांड ये रहता है कि महिलाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि महिलाओं को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल सके, करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल फैमिली लाइफ एज वेल। और काफी सारी महिलाओं ने क्या बोला कि महिलाओं को इक्वलिटी मिलनी चाहिए पर्सनल लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी। इसे हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। सर ये फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट बेटा एक मैन भी हो सकता है, एक वुमेन भी हो सकती है, जिनकी आइडियोलॉजी है कि मैन और वुमेन को दोनों को ही इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट जो है बेटा एक मैन भी हो सकता है, एक वुमेन भी हो सकता है, कि ऐसी आइडियोलॉजी इसमें लोगों का मानना है कि मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। क्लियर है बेटा? अब आगे देखिए, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इंप्रूव द वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। और जब पॉलिटिक्स में ये मुद्दा उठाया गया वुमेन्स की लाइफ का या जेंडर डिवीजन का, तो काफी ज्यादा हद तक अब महिलाओं की सिचुएशन क्या हुई है बेटा, सुधरी है। जैसे अब महिलाएं एज ए साइंटिस्ट काम कर रही हैं, एज ए डॉक्टर काम कर रही हैं, इंजीनियर्स बन के काम कर रही हैं, लॉयर्स बन के काम कर रही हैं, मैनेजर से बेटा काफी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर जो है फीमेल हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी। आज भी पूरे वर्ल्ड में से बहुत सारे देश हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में बात करें। सर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है? यूरोप की कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। यहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज भी ज्यादा है बेटा एज कंपेयर टू मैन। यानी कि वुमेन्स का जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है या पब्लिक लाइफ में जो पार्टिसिपेशन है वो महिलाओं का ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के अंदर। तो सर इंडिया में कैसी सिचुएशन है? तो इंडिया में बेटा आज भी जो है महिलाओं की सिचुएशन कुछ ज्यादा सही नहीं हुई है आजादी के बाद से। आज भी हमारी जो सोसाइटी बेटा वो मेल डोमिनेटेड यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर फादर जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है, या मेल कैटेगरी मेन रोल प्ले करती है। पुरुष प्रधान देश हम जिसे कह सकते हैं, पुरुष प्रधान सभ्यता हम जिसे कह सकते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे सर आपके घर की कैसा माहौल है, कि आपके घर की पैट्रियार्कल सोसाइटी है? तो नहीं बेटा, हमारे घर पे जो है ना महिला प्रधान सभ्यता है। हमारे घर में महिलाओं की ज्यादा चलती है, पुरुषों की नहीं चलती। लेकिन हम बात कर रहे हैं आजादी के बाद की बेटा, तो आजादी के बाद से लेकर आज तक महिलाओं की सिचुएशन में काफी सुधार हुए, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए, क्योंकि आज भी जो हमारे देश की सोसाइटी है बेटा वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यानी कि आज भी यहाँ पे घर के जो मुख्य फैसले हैं वो मेल्स के जरिए लिए जाते हैं और उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इसीलिए वुमेन जो है बेटा काफी सारे डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है अपने डेली लाइफ में। तो सर महिलाएं क्या क्या डिसएडवांटेजेस फेस कर रही है? तो देखिए,
अगर लिटरेसी रेट की बात करी जाए बेटा, साक्षरता दर की बात करी जाए, तो वुमेन्स आज भी 54% ही कैटेगरी लिटरेट है बेटा, एज कंपेयर टू 76% पुरुष है। ऐसा क्यों बेटा, लिटरेसी रेट महिलाओं की कम क्यों है? इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है बेटा कि आज भी काफी सारे परिवार जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, कि उनके दिमाग में आइडियोलॉजी है कि आज नहीं तो कल बेटी को शादी करके चला जाना है, तो उनके ऊपर रिसोर्सेज को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बेटा जो है वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तो इसको पढ़ाओ लिखाओ ताकि ये हमारे साथ रहे और हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। तो आज ये महिलाओं को बेटा काफी ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। आज ये महिलाओं को अगर पढ़ाया भी जाता है कहीं पे तो उन्हें बहुत जल्दी निकलवा लिया जाता है स्कूल से बेटा, क्योंकि माता पिता जो है बच्चों के एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहते जितना कि वो अपने बेटे के ऊपर करना चाहते हैं। क्लियर है बेटा? और देखिए बेटा, नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। और आज भी देखा जाए बेटा तो महिलाओं को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। अगर एवरेजली काउंट किया जाए बेटा तो महिलाएं जो है पुरुषों से 1 घंटा ज्यादा काम करती है, लेकिन आज भी उनके काम को बेटा कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा आपकी मदर क्या करती है, तो आप बोलेंगे कि सर हमारी मम्मी तो हाउस वाइफ है। अब हाउस वाइफ सुनते ही आदमी के दिमाग में क्या आता है कि इसकी मम्मी कोई काम नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो घर पे बहुत काम कर रही है। रोटी कपड़ा मकान, बच्चों को संभालना, बूढ़ों को संभालना, झाड़ू पोछा, ये वो, सब्जी लेनी है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, रोटियों में घी लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सारी टेंशन है मम्मियों को अधिकतर रहती है, स्पेशली मेरी मम्मी को भी। तो हम क्या कहते हैं कि हाउस वाइफ है, तो हम के दिमाग में लगाते हैं कि मम्मी कोई काम नहीं करती, लेकिन वास्तव में वो काम बहुत ज्यादा कर रही होती है बेटा, बहुत ज्यादा वाकई में वो काम कर रही होती है। लेकिन बात यह है कि वो सैलरी नहीं ले रही है, और बात यह है कि उनको काम को रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता, उनके काम को वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो अगर आप भी ऐसे कोई है जो घर पे यूं बोलता है अपनी मम्मी से कि मम्मी आप लोग करते ही क्या हो, तो ऐसा कहना बंद करें, उनसे सॉरी बोले और उनसे माफी मांगे। ठीक है बेटा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा काम घर पे करती है, बस फर्क इतना सा है कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। क्लियर है बेटा? ये बात ध्यान रखना। तो तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, और क्या है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। 1976 क्या बोलता है बेटा कि इक्वल वेजेस दिए जाएंगे बेटा अगर कोई सेम काम कर रहा है तो। लेकिन आज भी काफी सारे एरियाज है बेटा, जैसे स्पोर्ट्स है बेटा, सिनेमा है बेटा, फैक्ट्रीज और फील्ड से, जहां पे वुमेन आज भी पुरुषों के बराबर काम कर रही है, लेकिन आज भी उनको पैसा क्या मिलता है बेटा, कम मिलता है। तो ये भी डिसएडवांटेज वुमेन्स फेस कर रही है। जैसे स्मृति मंदाना ने भी बात उठाई थी, प्रियंका चोपड़ा भी ये बात बोल चुकी है कि जितना मेल एक्टर्स को पैसा मिलता है उतना ही फीमेल एक्ट्रेसेस को भी पैसा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है बेटा, दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, लेकिन पैसा बराबर आज भी महिलाओं को नहीं दिया जाता है। ठीक है? और क्या डिसएडवांटेज फेस करती है, तो देखिए बेटा, काफी सारे इंडियन पेरेंट्स है बेटा, वो आज भी बेटियां नहीं चाहते हैं बेटा, सिर्फ वो लड़के चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा, पहले ही फीटस की जांच करवा लेते हैं, और अगर उनको पता चलता है कि अगर पेट में, मां के पेट में अगर लड़की है तो उसका एबॉर्शन करवा लेते हैं। मतलब वो बेटियां चाहते ही नहीं, वो बेटे चाहते हैं। इससे क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा लेवल पे एबॉर्शन होने से क्या हो रहा है बेटा, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेजेंट में देखा जाए बेटा तो इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो सिर्फ 914 है 1000 लड़कों पर, यानी कि 1000 लड़कों पर सिर्फ 914 ही गर्ल्स रहती हैं। और बहुत सारे स्टेट में तो और भी सिचुएशन खराब है बेटा, कहीं कहीं पे चाइल्ड सेक्स रेशियो तो 800 भी पहुंच गया, यानी कि 1000 लड़कों में से सिर्फ 800 लड़कियां ही जीवित बचती है। तो इतना ज्यादा मास लेवल पे जब एबॉर्शन हो रहा है बेटा, तो लड़कियों की चाइल्ड सेक्स रेशियो गिर रहा है बेटा। और ये पुरुष समझते भी नहीं है कि अगर लड़कियां नहीं होगी तो फिर लड़के होंगे कैसे, ये भी समझना जरूरी है। तो आज भी काफी सारे इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा, लड़कियों को नहीं करते हैं बेटा सिर्फ, बल्कि लड़कों को क्या करते हैं बेटा, लड़कों को वो क्या करते हैं बेटा, पैदा करते हैं। ठीक है बेटा? समझ में आई बेटा बात आपको? ठीक है? और देखिए बेटा, और भी क्या क्या होता है बेटा, महिलाओं के साथ और भी चीजें होती है, उनके हैरेस किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनके साथ हिंसा होती है बेटा वुमेन्स के साथ। अर्बन एरिया से महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं है बेटा, अनसेफ रहती है। ना ही महिलाएं जब अपने घर पे सेफ है बेटा, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें हरास किया जाता है, दहेज की डिमांड करी जाती है, और काफी सारे तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस भी क्या कर रही है महिलाएं आज अपने घर पे फेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज भी इंडिया के अंदर वुमेन्स की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ समय बदल रहा है, वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है बेटा, धीरे धीरे सही हो रही है। अब आप देखिए, all this is well known, yet issues related to women's well-being or being otherwise are not given adequate attention। महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज को आज भी समाज जो है बेटा वो सही तरीके से अटेंशन नहीं देता है, भाव नहीं देता है। This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention। तो इससे फेमिनिस्ट मूवमेंट वाले और वुमेन्स मूवमेंट वाले क्या समझे कि जब तक महिलाओं के हाथ में पावर नहीं आएगी तब तक उनके प्रॉब्लम्स को एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलेगा। और उनके हाथ में पावर कब आएगी, जब उनको एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुना जाएगा। लेकिन आज भी अगर इंडिया में देखा जाए बेटा तो लेजिस्लेचर के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। मैं आपसे पूछता हूं बेटा, भारत में आज तक कितनी महिला राष्ट्रपति रही है, तो आप बोलेंगे सिर्फ 2 ही रही है, प्रतिभा पाटिल रही है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी जो प्रेजेंट की हमारी राष्ट्रपति है। और महिला प्रधानमंत्री तो हमारे भारत देश में सिर्फ एक ही रही है, जिनका नाम था बेटा स्वर्गीय इंदिरा गांधी। देखिए इससे क्या पता लग रहा है कि वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमारा इतिहास में क्या रहा है बेटा, बहुत ही कम रहा है।
क्लियर है कि नहीं है बेटा? जैसे 2009 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें महिलाओं के सिर्फ 10% ही सीट आई थी और किसी राज्य में तो सिर्फ 5% से भी कम आई है। तो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, इंडिया के अंदर महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है बेटा, जहां पे आज भी हमारे यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो एक जरिया है बेटा जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बेटा, कि महिलाओं को एक रिजर्वेशन दे दिया जाए बेटा इलेक्टेड बॉडीज में, जैसा कि लोकल गवर्नमेंट में दे रखा था। हमने पढ़ा था ना बेटा फेडरलिज्म के अंदर लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आती है बेटा, एक आपकी आती है पंचायती राज और एक आती है आपकी बेटा पंचायती राज और एक आती है बेटा आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है बेटा? बिल्कुल दिया गया है। 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है, यानी कि अगर 100 सीट्स है बेटा तो 100 में से 33 लगभग 33 सीट्स पे जो है महिलाएं ही चुनाव लड़ेगी। तो 1/3 सीट जो है बेटा लोकल गवर्नमेंट के अंदर इशू कर दी गई है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो चाहे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, ताकि महिलाओं के यहाँ पे हाथ में पावर आ जाए और महिलाओं से रिलेटेड इशू जो है उनका टेंशन मिल सके। ठीक है बेटा। अच्छा सर, लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्शन मिला हुआ है कि रिजर्वेशन बेटा? तो नहीं बेटा, अभी नहीं मिला हुआ है, लेकिन याद रखो बेटा एक बिल जो है प्रपोज तो किया हुआ है बेटा, पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग है बेटा काफी लंबे समय से, लेकिन अभी तक उससे किसी ने संज्ञान नहीं लिया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, और बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है। हाँ, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने काफी ज्यादा डिमांड करी कि सिमिलर रिजर्वेशन को दिया जाए बेटा 1/3 सीट्स का लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। वो बिल भी पार्लियामेंट में रखा गया है, लेकिन अभी वो बिल पास नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से हमने देखा बेटा कि किस तरीके से सिचुएशन सुधरी है। और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर जेंडर डिवीजन के अंदर या महिलाओं के सिचुएशन के अंदर पॉलिटिक्स एंट्री नहीं मारता तो क्या महिलाओं की सिचुएशन सुधर सकती थी क्या बेटा? इसका आपको जवाब देना है हाँ या ना। क्लियर है बेटा? तो महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, धीरे धीरे बिल्कुल सुधरेगी, जब उसमें क्या होगा बेटा, पॉलिटिकल कंसर्न ज्यादा बढ़ के आएगा। अब आगे देखिए बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब ये रिलीजन के बारे में हम समझते हैं बेटा। देखिए अब हम एक दूसरे तरीके के सामाजिक भिन्नता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो भेदभाव किया जाता है वो धर्म के आधार पर किया जाता है। दिस डिविजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइडस्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। आपको पता है बेटा पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डाइवर्स रिलीजन के लोग रहते हैं, और इंडिया में भी बेटा बहुत ज्यादा बड़ी प्रोपोर्शन और यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं। ठीक है। Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics. अब जिस तरीके से बेटा जेंडर को लेकर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बेटा, वैसे रिलीजियस को लेकर भी डिफरेंसेस होते हैं बेटा, और रिलीजन के अंदर भी क्या होता है बेटा, पॉलिटिक्स एंट्री मारता है। देखिए कैसे, गांधी जी का ये कहना था बेटा कि रिलीजन के अंदर से कभी भी पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने क्या बोला था बेटा कि पॉलिटिक्स को कभी भी रिलीजन के अंदर से सेपरेट नहीं किया जा सकता था। तो क्या यहाँ पे वो कहना चाह रहे थे, वहां पे वो ये कहना चाह रहे थे बेटा कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन यानी कि हिंदुइज्म और इस्लाम की बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे बेटा कि हर एक इंडिविजुअल रिलीजन के अंदर जो लॉयल्टी सिखाई जाती है, जो इंटेग्रिटी सिखाई जाती है, जो ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है, उसको इस्तेमाल करना है और उसके जरिए पे पॉलिटिक्स करना है। यानी कि रिलीजन का इस्तेमाल करो पॉलिटिक्स करते वक्त, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में करो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपको पता है सिख कम्युनिटी जो है पगड़ी पहनती है, तो उनको हेलमेट उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं कर रखा है। क्यों बेटा? क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी पहनना उनके एक रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके अंदर पॉलिटिक्स ने एंट्री मारी कि उनको वहां पे हेलमेट पहनना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में मारी। अगर उससे कह देते कि नहीं पहनना पड़ेगा तो ये नेगेटिव ड्रॉबैक हो जाता, क्योंकि वो उनके एक हम कह सकते हैं उनका एक रिलीजियस मैटर है बेटा, और सही भी है। तो पगड़ी पहन लेंगे तो उसके ऊपर हेलमेट कहां पहन पाएंगे वो? तो ये कहीं ना कहीं पे रिलीजन के अंदर जो पॉलिटिक्स ने एंट्री मारी वो सही तरीके से एंट्री मारी है। तो इस तरीके से गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स से रिलीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है रिलीजन के साथ तो आपको पॉजिटिव वे में करनी है। आपको हर एक रिलीजन का जो पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे ह्यूमैनिटी, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, और हर एक रिलीजन सिखाता है, उसके जरिए आप क्या कीजिए बेटा, पॉलिटिक्स कीजिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले भी लगातार कहते हैं बेटा कि जब जब कोई भी कम्युनल राइट्स होते हैं रिलीजन को लेके, तो उसमें जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं बेटा वो रिलीजियस माइनॉरिटीज करती हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम है। तो लगातार ह्यूमन राइट्स वाले डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्या किया जा सके बेटा, प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है बेटा? समझ पा रहे होंगे आप। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, Women's movement has argued that family laws of all religions discriminate against women, so they have demanded that the government should change these laws to make them more equitable. अब काफी सारी महिलाओं ने क्या बोला है बेटा कि जो फैमिली लॉज होते हैं, यानी कि देखिए हर एक पर्टिकुलर रिलीजन के अपने अपने लॉज होते हैं। जैसे मुस्लिम्स में था बेटा ट्रिपल तलाक का मुद्दा, उसमें अगर किसी हस्बैंड ने 3 बार तलाक बोल दिया तो महिला का तलाक हो जाता था, तो वो कहीं ना कहीं वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। उस पर सरकार ने कानून बनाया, यानी कि रिलीजन के अंदर पॉलिटिक्स ने एंट्री मारी, लेकिन पॉजिटिव वे में मारी। 2005 से पहले से मतलब पिताजी की प्रॉपर्टी पर अधिकार से बेटों का रहता था, लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद से अब जो पिताजी की प्रॉपर्टी उस पर बराबर का अधिकार बेटियों का भी रहता है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन के अंदर जो है पॉलिटिक्स ने एंट्री मारी, लेकिन पॉजिटिव वे में मारी जाए। तो महिलाएं भी लगातार कहती है कि जो फैमिली लॉज बने हुए या हर एक रिलीजन के जो लॉज बने हुए जो महिलाओं के फेवर में नहीं है, उनमें भी सरकार को क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। यानी कि एंट्री करो रिलीजन के अंदर, पॉलिटिक्स को घुसाओ, लेकिन सही तरीके से उसको पॉजिटिव वे में काम करो। ठीक है बेटा? तो याद रखो बेटा रिलेशनशिप है रिलीजन और पॉलिटिक्स का बेटा, लेकिन इसको खराब तरीके से मत देखो। हर एक रिलीजन के जो बेसिक आइडियाज हैं, उनके विचार हैं, उनके जो वैल्यूज हैं, वो डिफरेंट रिलीजन से लिए जाए बेटा, और फिर उसके हिसाब से क्या की जाए बेटा, पॉलिटिक्स
करी जाए, ताकि हर एक इंडिविजुअल रिलीजियस कम्युनिटी की नीड्स को, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाए बेटा, कानून बनाए जाए। क्लियर है बेटा? Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. These political acts are not wrong as long as they win religion equally. और जब तक ये चीजें दिक्कत नहीं देगी बेटा, जब तक आप पॉलिटिक्स का इस्तेमाल रिलीजन के अंदर कर रहे हो पॉजिटिव वे में। जब आप नेगेटिव वे में उसका इस्तेमाल करते हो तब जाके दिक्कत हो जाती है, और वो जो नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया जाता है रिलीजन का, उसी को हम कहते हैं बेटा कम्युनलिज्म। और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बेटा, कौन सा? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। कम्युनलिज्म का मतलब होता है व्हेन यू बिल्ड अ नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जब आप एक धर्म के नाम पर एक राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हो, जिसमें आप एक रिलीजन को सुपीरियर और दूसरे रिलीजन को इंफीरियर दिखाने की कोशिश करते हो, उस कॉन्सेप्ट को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। और जब इस आइडियोलॉजी को सरकार प्रमोट करती है तो उसे हम कहते हैं बेटा कम्युनल पॉलिटिक्स। तो आज हमने यहीं तक ही पढ़ा है बेटा रिलीजियस डिफरेंसेस के आधार पर। नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनलिज्म पढ़ेंगे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे बेटा, दी एंड कर देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक यहां तक सारा का सारा समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी आपको डाउट रहता है बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।